अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड यस ऑफ कोर्स लॉट्स टू डिस्कस। क्रिकेट का जिक्र होना है, पाकिस्तान सुपर लीग की बात होगी, हॉकी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइनअप कंप्लीट हो गई है, ऑजी ओपन भी अपने इख्तितामी मराहिल की जाने बढ़ना है। ऑफ कोर्स हमारे मेहमान भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन एज ऑलवेज लेट्स किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में खुशखबरी से शुरुआत करेंगे क्योंकि बाबर आजम की जो अच्छी कारकर्दगी, जो मुसलसल रेगुलरिटी में जो वो रन्स बनाते रहे, ये साल भी बड़ा उनके लिए अच्छा गुजरा। उनके अपने रन्स के हवाले से दो के पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, होम सीरीज़ हमने लगातार जो हारी हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, मगर पहले बाबर आजम की इन फतुआत को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी ने क्रिकेट के आला ऐवानों को भी अपना गर्विदा बना दिया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बाद बाबर आजम ने जो है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में आला कारकर्दगी पर सर गैरी सोबर्स का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। बाबर आजम ने गुज़िश्ता साल 44 मैचेस में 2598 रन्स बनाए। वो गुज़िश्ता कैलेंडर ईयर में 2000 रन्स बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज थे। गुज़िश्ता साल सर गैरी सोबर्स का ट्रॉफी अवार्ड जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल किया था, विच मीन्स ऑन दी ट्रॉट पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा गैरी सोबर्स अवार्ड जो है वो हासिल किया। All right, brilliant start of the year for Babar Azam, and of course we are all waiting for Pakistan Super League 8 now, जिसका एक और मरहला जो है वो कल ख़त्म हो गया। कल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ, शाम में ऑनलाइन ये तकरीब जो है ये मुकर्रर की गई, या कहेंगे ये प्रोसेस ऑनलाइन चला था, ऐसा कोई तकरीब तो बाकायदा थी नहीं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने जुज़वी या मुकम्मल तौर से जो प्लेयर्स दस्तियाब नहीं हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट मुतबादल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। टीमों ने इसके अलावा दो मजीद सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। हमने आपको कल भी ये प्रोग्राम में बताया था इसकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज PSL के दौरान, बिकॉज PSL डज नॉट हैव अ विंडो जिस तरह IPL को दी जाती है, तो बहुत सारी खिलाड़ी जो हैं, बहुत सारी टीमें अपने सीरीज़ खेल रही होंगी। इंग्लैंड की टीम के कोई भी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे जो इंग्लैंड के प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो ज़रा देखते हैं जी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान की जगह सैम बिलिंग्स को जुज़वी तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राशिद वोंट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ लाहौर कलंदर्स। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने रोहमान पावल की जगह रिचर्ड ग्लीसन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रहमानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल्स की जगह जमाल मिल्स और गस एटकिंसन, जबकि मुल्तान ने डेविड मिलर की जगह इज़ारुल हक नवीद को स्क्वाड में शामिल किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने जुज़वी तौर पर अदम दस्तियाब वनंदू हासारंगा की जगह किसी को भी पिक नहीं किया। ये होता है कॉन्फिडेंस, एंड दैट टू फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट यस, देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस रहती हैं, बिकॉज अब PSL 8 इज राइट एट द कॉर्नर। तैयारियां शुरू हो गई हैं, द चैनल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, द स्टेडियम्स आर गेटिंग रेडी फॉर इट, और अलग अलग जो हैं वो खबरें भी साथ साथ आ रही हैं। 2 के बुक्टी स्टेडियम में जो है वो नहीं होने मैचेस, मगर बुक्टी स्टेडियम के इंक्लोजर्स को नाम देना शुरू कर दिया गया है। एंड हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी के नाम पे भी एक इंक्लोजर है, जो कि आज जब हमें ज्वाइन इन करेंगे शाहिद खान आफरीदी तो उनसे उसके बारे में भी बात करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, और बात करें पाकिस्तान वुमेन टीम, तो यस, अच्छी खबर बिल्कुल नहीं आ रही पाकिस्तान वुमेन टीम की तरफ से। 2 के इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगातार पाकिस्तान वुमेन टीम पे हो रही है, बट परफॉर्मेंसेज उस तरह दिख नहीं रही हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल करने के लिए तरस गई हैं। कौमी वुमेन टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल ये 5वें मैच में शिकस्त हुई है, यानी 3 ODIs खेले थे, उसके बाद अभी तक 2 T20 खेले हैं, 1 T20 और रह गया है, मगर अभी तक जीत हासिल नहीं कर सकी। 3 वनडे के बाद दूसरे T20 में भी उन्होंने वो हार गई। दूसरा T20 में ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने जो है वो पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी, और कौमी वुमेन टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मुकम्मली नाकाम रही है। सो देखना यह है कि परफॉर्मेंसेस कैसे अच्छी होंगी, क्या मार्क कोल्स का इंतजार किया जाएगा कि वो वापस आएँ और उसके बाद फिर बेहतरी लाना शुरू करें कि नहीं। डेफिनेटली, लेकिन दोनों टीमों के दरमियान जो गैप है, जो स्किज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है। लॉन्ग वे टू गो फॉर पाकिस्तान विमेन टीम। ऑस्ट्रेलिया की बात चली है तो साल के पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन भी अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो गया। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही विमेन
टूर्नामेंट की जो पहली फाइनलिस्ट हैं वो भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं। लेकिन हम बात करते हैं ज़रा मेंस टेनिस की, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अब एक रस्मी कार्रवाई रह गई है, बल्कि मैं कहता हूँ टूर्नामेंट को यहाँ पे रोक के नोवाक जोकोविच को ट्रॉफी हैंड ओवर कर देनी चाहिए, बिकॉज क्या ज़बरदस्त फॉर्म में इस वक्त नोवाक जोकोविच खेल रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला था आज सुबह और आंद्रेव रूबलेव, जिनका ताल्लुक तो वैसे रूस से है, लेकिन आपको पता है कि रूस पर जो पाबंदियां लगी हैं वो अपने मुल्क के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दे प्ले एज द न्यूट्रल प्लेयर्स, कंट्री लेस प्लेयर्स। 3-0 से उनको शिकस्त दी, 6-1, 6-2 और 6-4। और ये जो मैच जीते हैं नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी लगातार 26वीं ये कामयाबी है। एक नया रिकॉर्ड, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने बनाया है, और बासानी उन्होंने सेमीफाइनल में जो है जगह भी बना ली है। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप। सो हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल 4 टीमें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि अब जो है कौन टीमें जो है आपस में किनका मुकाबला सेमीफाइनल में होने वाला है। नीदरलैंड ने जनूबी कोरिया को 5-1 से आउट क्लास कर दिया। उसके बाद दूसरे क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों ने के जो स्कोर्स थे वो बराबर रहे और मुकर्रर वक्त में 2-2 गोल्स उनके बराबर रहे, बट देन ऑब्वियसली पेनल्टी शूट आउट पे 4-3 से जीत हासिल हुई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा जर्मनी से, और दिफाई चैंपियन बेल्जियम का मुकाबला होगा नीदरलैंड से, और जुम्मे को ये मुकाबले हमें देखने को मिले। या बिल्कुल, मैं बल्कि अभी ये सेमीफाइनल की लाइनअप सवेरा आता। बाय द वे दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। और मैं सेमीफाइनल की लाइनअप देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स। वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग दीज टीम्स प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसमें वही चौथी टीम यहाँ बेल्जियम आ गई है। कितना अच्छा होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा इस वक्त लगा हुआ नजर आ रहा है। ये हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, नहीं, ये हॉकी की बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 4 टीमें हुआ करती थी। एनीवर इन 90s हम बात करें, ये 4 टीमें डोमिनेट करती थी हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। ये 4 आपको नजर आया करती थी। इस वक्त वी डोंट इवन नो कि क्या हालात हैं पाकिस्तान। बहुत बुरे हालात हैं, हमें अंदाजा है वो हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। वैसे काफी अर्सा हो गया हॉकी का जिक्र नहीं किया। आई थिंक PSL के अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन, जो हम ये स्पेशल प्रोग्राम शुरू करेंगे उससे पहले आई थिंक वी शुड डिस्कस बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट जो कोच के लिए बहुत सारी खबरें आ रही थी, उनसे भी बात करनी चाहिए, वो भी क्लैरिटी सामने आनी चाहिए। बट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, अ लॉट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। PSL से लेकर जो है जाहिर सी बात है नए चीफ सिलेक्शन कमेटी एक आई, चीफ सिलेक्टर भी सिलेक्ट हुए, उनके हवाले से भी बात करेंगे। बिकॉज अभी हमारे पास इंटरम फॉर्मर चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट शाहिद खान आफरीदी जो है हमारे अपने लाला मौजूद हैं। तो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। सलाम सवेरा, हाउ आर यू? अदील, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों? और मुझे इस नाम से अब आया करें, मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा कह दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कहेंगे। वो तो मैंने कहा जरा क्योंकि शुरुआत उस तरह करनी थी। हारून रशीद साहब बीइंग द चीफ सिलेक्टर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, आपके साथ भी लाला वो सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा थे, कन्वीनियर थे बीच में। सो अब आपको कैसे देखें, क्योंकि मुझे ये पता है कि बड़े टफ डिसीजंस आपको लेने पड़े बीइंग चीफ सिलेक्टर एट द टाइम फ्रेम, तो आपको लगता है कि हारून रशीद साहब उस जॉब को पूरा कर सकेंगे? सवेरा, जहाँ से मैं मतलब आई मीन के काफी अरसे से मैं हारून भाई को मैं जानता हूँ, और क्योंकि अंडर 19 लेवल पे जब हम खेल रहे थे, जब वेस्ट इंडीज ट्रिप था, तो वो उन्होंने हमें सिलेक्ट किया था। मुझे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स थे उस दौर के, वो जो पाकिस्तान के लिए खेले थे, अब्दुल रज़ाक भी था, मोहम्मद वसीम भी थे, काफ़ी और सारे प्लेयर्स थे। तो कोचिंग के हवाले से अगर मैं उनकी सिलेक्शन के हवाले से बात करूँ, तो वो बंदा ऐसा है कि अंडर 19 लेवल पे जो मैंने देखा था उसमें यही था कि इनकी नज़र अच्छी नज़र है सिलेक्शन के हवाले से, अंडर 19 का जो इनके हाथ में था। एंड देन अभी चीफ सिलेक्टर बने हैं ये। हारून भाई को देखें, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत डिफरेंट डोमेन में रह के उन्होंने अपने अपने PCB में काम करते रहे हैं वो। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत जो होती है वो एक कुछ जगहों पे सख्त डिसीजंस की ज़रूरत होती है, उसमें फिर वो विद द फ्लो नहीं चलना चाहिए कि जहाँ की हवा वहीं चले जाओ आप, तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये कुर्सी ऐसी है कि इस कुर्सी पे डिसीजन लेने बगैर आप नहीं चला सकते कि यार चलो यार कोई बात नहीं, हर चीज में कोई बात वाला चक्कर नहीं देखना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हारून भाई को मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो अच्छे डिसीजंस लेंगे जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा हो। बिल्कुल आला, हमें पता है आप चाह रहे हैं कि आपको फॉर्मर इंटरिम हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, और अब हम फॉर्मर इंटरिम हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी कह के नहीं बुलाएंगे। सवेरे आप नहीं बोलना भाई, नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, लेकिन लाला फिर भी आई मीन लुकिंग बैक 2 महीने 1.5 महीने बड़े मजेदार, बड़े इंटरेस्टिंग रहे। आप बहुत एक्शन में नजर आए, स्टेडियम में भी, ग्राउंड में भी जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो रिग्रेट
कोई हो रहा है ध्यान में यार ये एक काम मुझे कर लेना चाहिए था, या एक चीज़ ये मैं कर लेता तो बहुत ठीक हो जाता, हारिस को खिला देता मैं फिनिशिंग रोल में, इस तरह की कोई चीज कुछ ख्याल आ रहा है, या बस नहीं जो मैंने किया यार? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बिल्कुल दिल की बात कहूं, यकीन करें कि था कोई समझे कि महीना 1.5 महीने का प्रोसेस था सारा, लेकिन इतना मजा आया करके, इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मुझसे कहीं कोई ज्यादती हुई है, मुझे या मेरी सिलेक्शन कमेटी को कोई ऐसी फीलिंग नहीं। और सिर्फ डिसीजन देखें, डिसीजन एक होता है ना कि जिस सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में मैं ही हूँ एक, ठीक है, एक होता है आपके पास पूरा पैनल बैठा होता है, तो जो डिसीजन मैं लेता था या बात करता था या आइडियाज शेयर करता था वो उसको सपोर्ट करते थे। अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी मुझे कह देते थे, ये मेरा कोई वो थोड़ी कोई जबरदस्ती या बदमाशी थोड़ी किसी की सुननी नहीं है। नहीं, आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो यस सर वाले ना हो। अगर मैं कोई चीज गलत करूं तो मुझे बताने वाला कोई हो कि नहीं लाला ये चीज इस तरह नहीं, ये गलत है ये। तो मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ ऐसी टीम थी। यानी लाला आपने बात की कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेक्टर्स, जो कि दूसरे सिलेक्टर्स आपके साथ मौजूद थे, उनकी कंट्रीब्यूशन को आप सुनते थे। बट अभी रिसेंटली बासित अली ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम तो सिर्फ नाम के ही सिलेक्टर्स थे, सारी जो चीज़ें और फैसले होते थे वो या तो मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर करते थे या फिर उनके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी और टीम कोई और ही बना रहा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो आदत हमारी ख़राब बनी है कि अगर कप्तान को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या टीम पसंद नहीं आ रही तो वो सीधा जाके चेयरमैन के पास जाता था, चेयरमैन के साथ मिलकर टीम बनाते थे। तो आई मीन के इस तरह की डमी सिलेक्शन कमेटी का क्या फायदा है? जिसको भी, जिस सिलेक्शन कमेटी को भी रोल दिया जाए ये उसकी जिम्मेदारी है और वो जवाबदेह होना चाहिए। चेयरमैन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कि कौन लड़का आ रहा है, किसको निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन का कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट एक प्लेयर पे भी नहीं होनी चाहिए। फिर तो सिलेक्शन कमेटी को फिर अगर यही कल्चर है तो फिर डिसॉल्व कर दें क्या? फालतू में आप देखें ना कि मोहम्मद वसीम पता नहीं किन किन से बुराइयां जो है वो लेकर चले गए और क्या हो गया। आप देखें उनको लैपटॉप सेलेक्टर बोला गया और पता नहीं क्या किया। अरे मैंने अभी नोट किया, मुझे ट्विटर पे ब्लॉग भी किया हुआ है उन्होंने, पता नहीं यार लगता है हमारा शो पसंद नहीं आया उनको ज्यादा। लेकिन ये तो अपने ऊपर बुराइयां ही लेके चले जाते हैं। फिर तो लाला ये तो फिर अगर यही सब करना है तो बंद कर दे सिलेक्शन कमेटी। हाँ वो गलत है ना, वो चीज गलत है ना यार। आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो वो जिम्मेदारी का जवाबदेह होना चाहिए ना। अगर आप उसके काम में दखल अंदाजी देंगे तो वो किस तरह रिजल्ट देगा आपको? तो वो तो एक ट्रस्ट होता है ना। अगर चेयरमैन बनता है कोई, उसके बाद वो एक ऐसी टीम बनाता है जो उसके अंडर में हो, जो जिसपे उस टीम को ट्रस्ट हो, जिससे वो उसकी एक्सपेक्टेशन हो। आप काम अब अदील और सवीरा आप काम कर रहे हैं, मैं आपके काम में दखल अंदाजी दूंगा तो मेरे ख्याल में आप भी इरिटेट होंगे ना। तो आपको आपका काम बेहतर है इसलिए मैंने आप लोगों को ये जॉब दी। इसी तरह ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है जिसको जॉब दी है वो भी इस बात पे इरिटेट होगा। अच्छा लाला, अब हम बात कर लें कि अब देखें, अब पाकिस्तान ने इस वक्त कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलने, पीएसएल की तैयारियां हो रही है, पीएसएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी इनफैक्ट हो गया है, सामने जो है वो टीम्स नजर आ रही हैं कि क्या बन रही हैं। बट ये इसके बाद जब पीएसएल ख़त्म होगा और पूरी जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है वो लग जाएगी आईपीएल में, वो एक स्लॉट खाली हो जाएगा आईपीएल के लिए। हमने न्यूजीलैंड के साथ जो है वो मैचेस खेलने, 5 मेरे ख्याल से गालिबन मैचेस खेलने, बट उसके बाद पाकिस्तान टीम वुड बी फ्री। आपको लगता है एक डिबेट ये चली हुई, एक बात वो हो रही है कि अगर तो हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो जो हमारा पाकिस्तान कप होता है डोमेस्टिक का, इस दफा अब वो किस तरह होगा, डिपार्टमेंट्स के साथ होगा, रीजन्स के साथ होगा, वो पाकिस्तान कप उस स्लॉट में, उस खाली जगह पे करवा दिया जाए कि हमारे जो क्रीम, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सारे उसका हिस्सा बने और हमारी तैयारी हो सके। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सवेरा, मुझे सिर्फ आप इतना सा बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले कितना गैप आ रहा है हमारे पास, जो आप गैप की बात कर रही हैं? हमारे पास लाला ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 से 2 महीने का गैप आएगा। उसके बाद फिर हमारी सीरीज है जुलाई में, और फिर उसके बाद एशिया कप, और एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप। इस तरह पूरा सिनेरियो बने। सवेरा इसमें इस तरह हो सकता है, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए। आप या तो जो पाकिस्तान कप की बात कर रही है वो हो सकती है, दूसरा या तो आप 2 टीमें बना लें, 2 टीमों के अंदर आपके 24-25 प्लेयर हों और इन्हीं दोनों टीमों को आप फैसलाबाद की पिच पे भी खिलाएं, पिंडी की पिच पे भी खिलाएं। आप पूरा महीना जो है वो एक अच्छी क्रिकेट हर शहर के अंदर आप करवा सकते हैं। उन्हीं 2 टीमों के बीच में मैचेस हों, आपको अच्छे प्लेयर्स नजर आएंगे जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं। वो उस टीम, जिस तरह मैं बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की ए टीम एक होनी चाहिए पीछे, तो उनकी भी आपस में मैचेस करा सकते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बिकॉज सवेरा जो सिचुएशन अभी लग रही है, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट या जो हमारा जो एक
रीस्ट्रक्चर्ड जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है, उसमें तो अभी टाइम लगेगा, बिकॉज आपको पता है कि परसों ही उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। अदील आप सही कह रहे हो, उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। लाला, कुछ बाबर आजम के हवाले से भी तो बात हो जाए ना। माशाल्लाह जी, बैक टू बैक ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, और पाकिस्तान लास्ट टाइम शाहीन शाह अफरीदी उनको वर्ल्ड जो गैरी सोबर्स अवार्ड जिसे कहा जाता है टॉप प्लेयर ऑफ, इस बार माशाल्लाह फिर पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है बाबर आजम। आई मीन व्हाट अ मोमेंट ऑफ प्राइड। सीरियसली मैं तो लाला बड़ी परेशानी भी होती है बात सोचते कि कप्तानी से क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, हमारी इस पे बहुत तफसील से बात हुई है, बट एज अ प्लेयर जहां बात हो, बाबर तो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है पाकिस्तान का। बाबर आजम को पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ी इज्जत की बात है और अल्लाह ताला ने इसको माशाल्लाह से जो इज्जत दी है, अल्लाह ताला इसमें और ज्यादा तरक्की दे इस लड़के को। और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान का एक नाम आया है ना पूरी दुनिया में, बाबर आजम माशाल्लाह। तो बाबर आजम पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की इज्जत है। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है और हम भी वही देखना चाहते हैं आगे कि बाबर जितना बड़ा इंडिविजुअल प्लेयर है, इसी तरह टीम का कप्तान भी हमें लीड करते हुए नजर आए पाकिस्तान की टीम को, कि उसमें भी नंबर 1 बने इंशाल्लाह वो। बिल्कुल जी, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज एज अ बैटर रही हैं। कैप्टनसी भी उतनी अच्छी, चेरी ऑन द टॉप हो जाएगी। वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो लाला हमारे साथ मौजूद होंगे और जरा गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आप लोग अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे तो जल्दी से जाए ट्विटर पे #AskLala लिखें और अपने सवालात पूछना शुरू करें, बिकॉज लाला जो है वो काफ़ी दिनों बाद जो है वो हमारे हाथ आए हैं, यहाँ गेम सेट मैच में मौजूद है। तो खैर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाती हूँ। लाला, एक और चीज़ आपको मुबारक हो, बुकटी स्टेडियम में जो है अब इंक्लोजर्स के नाम रखे जा रहे हैं और उसमें एक नाम शाहिद खान आफरीदी का भी। हाँ जी, कल मुझे पीसीबी से कांटेक्ट किया गया था और बताया गया था इस तरह। अरे शुक्रिया अदा करूँगा पीसीबी का जी, कि उन्होंने इतनी इज्जत दी सारे प्लेयर्स को, जितने भी और प्लेयर्स थे उनके भी नाम के साथ स्टैंड्स आए, तो थैंक यू पीसीबी। और क्या कहूँ, हाँ, आपने बोला तो नहीं कि यार देखो मेरा जरा वीआईपी वाले में रखना, जनरल स्टैंड में नाम ना डाल देना मेरा, कोई इस तरह की तो बात नहीं हुई। अगर मेरा नाम अदील होता तो क्या पता ये होता। हमारे लिए यही बड़ी इज्जत होती है। देखिए कराची में जनरल स्टैंड कितने बड़े बड़े लोगों के नाम थे यार। बट लाला, जो हम वेन्यूज की बात कर रहे हैं, अलग अलग वेन्यूज, इस दफा एक अच्छी चीज ये कि PSL 8 की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो मुल्तान में रखी गई है, कि हाँ जी वहाँ के लोगों को भी, क्योंकि कराची लाहौर तो मुसलसल ओपनिंग सेरेमनीज होस्ट करता रहा है, तो अब मुल्तान की जो अवाम है, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको भी ये ओपनिंग सेरेमनी देखने का मौका मिले, विच मीन्स हम ये एक वेन्यू तो हम इसको पहले अनफोल्ड कर चुके थे, बट आगे आने वाले वेन्यूज भी हमें लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अनफोल्ड कर सकेंगे। देखिए सवेरा, बात ये है कि अगर आपकी बड़े बड़े शहरों में, लाहौर या कराची जैसे शहरों में आपके क्राउड नहीं आता, मैचेस देखने नहीं आता, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा फिक्र की बात है। हमें इस क्रिकेट को फिर थोड़ी ऐसे एरियाज के अंदर में भी, जैसे मुल्तान की बात की या फैसलाबाद, सियालकोट, KPK, इन जगहों पे लाजमी लेके जानी चाहिए। अभी जैसे ये भी एक मैच हो रहा है 5 तारीख को हो रहा है क्वेटा के अंदर, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर में एक मैसेज जाना चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, तो जिसका मैं खुद भी हिस्सा बनूंगा इंशाल्लाह 5 को। तो ये इस तरह के, और क्योंकि मुल्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये कि उनकी टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, मेरे ख्याल में वो चीज जो है वो वहाँ के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट भी है और एक अच्छा मैसेज भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो मुल्तान का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं ये। हाँ नहीं बिल्कुल, और मुल्तान को ज़ाहिर है ओपनिंग सेरेमनी के अलावा और पिंडी को सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं इस बार दिए गए हैं, बिकॉज बड़ी कदर इन जगहों को होती है, क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है हम तो नेचुरली कराची और लाहौर में मैचेस डिस्ट्रीब्यूट, बल्कि कराची को तो शायद कुछ ओवरडू कर दिए गए हैं मैचेस, जो कि क्राउड अटेंडेंस से भी जो है वो चीज़ ज़ाहिर है नज़र आ रही है। इसके अलावा लाला ऑफ कोर्स PSL का आगाज़ होने वाला है, और नेचुरली क्या हम ये कह सकते हैं कि शाहिद खान आफरीदी इस बार न्यूट्रल होके PSL देख रहे होंगे? मैं शुरू से ही न्यूट्रल हूँ भाई। ना करें, आप तो टीमों से खेलते थे, यानी ये अब नदीम भाई ये बात सुनेंगे वो क्या बोलेंगे, यार हमने तुम्हें बड़े अरमानों से लिया था लास्ट टाइम शायद कोयटा के लिए। नहीं यार, मैंने बहुत एंजॉय किया, जितनी भी फ्रेंचाइज के साथ क्रिकेट खेली है बहुत मजा आया है। और अभी फिलहाल क्योंकि बीच में थोड़ा सा, क्योंकि समा के साथ भी मेरा है, और इस बार हम सबका प्रोग्राम है कि अच्छा PSL साथ मिलके
बैठ के एंजॉय करेंगे, उसमें तबसरे करेंगे, बुराइयां करेंगे, अच्छाइयां करेंगे, तो एक साथ ही करेंगे। It will be fun for sure. बिल्कुल, डेफिनेटली एक वो जो कहते हैं ना मेला सजेगा, मेला तो जरूर सजेगा, बट जब एक जो बात हो रही थी अटेंडेंस की, लोगों के आने की, लाला कराची में जितने लोगों से मेरी कॉन्वर्जेशन हुई या बात हुई जो कि रेगुलरिटी में स्टेडियम जाते थे, बहुत सारे लोग ये जो सेटअप चेंज हुआ एकदम से, उसकी वजह से भी बड़े डिसहार्टन थे कि बहुत अब्रप्टली चीज़ें चेंज हुई, डिस्कनेक्ट हो गया एक तरीके से फैंस का क्रिकेट से। आपको लगता है कि उस जो डिस्कनेक्शन हुई है, उस कनेक्शन को वापस पीसीबी को कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करके कुछ करके इस कनेक्शन को वापस जोड़ना पड़ेगा? सवेरा देखें, मैं नहीं समझता कि कोई राइट टाइम था वो डिसीजन लेने का कि आप बोर्ड चेंज कर रहे हो। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम चली गई, अब इतना टाइम है आपके पास, पीएसएल है, आगे 1.5 महीना 2 महीने हम फारिग हैं, तो यार आप डिसीजन, इतने बड़े डिसीजन होते हैं ड्यूरिंग द टूर्स लेना जो है ना बड़ा मुश्किल है। मैनेजमेंट चेंज होती है, नए प्लान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आई मीन के ये डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन है, इसमें टाइम लेना चाहिए इनको। सो ट्रू लाला, हमने आस्क लाला हैशटैग भी बोला था और अभी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया और वाकई वो ज़रा आपसे पूछना भी चाहिए था। ये कोई भट्टी साहब ने मैसेज किया है कि शर्जील खान के फ्यूचर का क्या बनेगा, बिकॉज वो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल वाली शायद बात चल रही थी और मेरे ख्याल से शायद सेठी साहब ने बाद में आके ये बात बोला है कि हमने तो कुछ ऐसा कोई शर्जील के हवाले से बात नहीं की थी, तो सिलेक्शन उसको की जा सकती थी उसकी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे लाला शर्जील खान की सिलेक्शन के हवाले से? नहीं, मैं तो उसको ले रहा था, मैंने उसको अगर 24 में लिया तो बोर्ड की तरफ से आया है मेरे कि अभी फिलहाल इसके लिए जो है वो, खैर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर चुका हूँ इसको। तो मेरे ख्याल में शर्जील तो ऐसा प्लेयर है कि उसको अगर 24 में मैंने रखा था तो इसलिए रखा था कि आगे T20 में भी वो नजर आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो जो पुराने प्लेयर हैं उनका क्लियर होना चाहिए ना, ताकि हमें ग्रीन और रेड सिग्नलों के चक्रों में ना पड़े रहे। जो खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे वो फिर अवेलेबल होना चाहिए नेशनल टीम के लिए। बिल्कुल, एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि सबको वो क्लैरिटी रहे और सबको पता रहे। लाला रहमान खिलजी साहब यहाँ पे हैशटैग आस्क लाला पे आपसे ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग अप दी सजेशन सो क्विकली। क्वेश्चन टू लाला इज, बैक इन द डेज सिलेक्टर हैड एन आई फॉर स्पेशल टैलेंट, और अब वो वो कहते हैं ना वो जो एक अचानक से हमारे पास एक यूनिकॉर्न आ जाता था, एक अचानक एक खिलाड़ी हम ढूंढ के ले आते थे, अब ऐसा लगता है कि शायद कोई स्काउट ऐसा नहीं है जिसके पास वो नजर है जो किसी प्लेयर को उठा के इस तरह ला सके। आपको लगता है लाला हम वो स्काउटिंग टैलेंट जो है वो मिस कर रहे हैं, कोई स्काउट हमें ऐसा मिलता नहीं है? देखें, मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि हम हर चीज को ऊपर लेवल पे तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बुनियादें स्ट्रांग है जिस पे आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको तो वो चल जाएगी बहुत अरसा, लेकिन अगर आप फिर वो यही सोच रहे हो अगर आपकी जो ग्रास रूट लेवल है अगर उसके ऊपर अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा है या वहाँ पे अच्छे टीचर्स या अच्छे कोचेस या अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, तो हर चीज फिर हम ऊपर ही आके तलाश करते हैं। फिर हमारा प्लेयर जो है वो नेशनल टीम से जब खेलता होगा तब उसको पता होगा कि उसका फिटनेस लेवल क्या है या उसने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ट्रेनिंग करनी है, कितने बजे सोना है। वो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की एक लाइफ होती है, हमारे ज्यादातर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के खेलने के बाद उन्हें सारी चीजें पता चलती है। तो ये तो नर्सरी और KG1 KG2 की चीजें हैं। ये तो आप सवेरा आप यकीन करें, एक बच्चा मेरे पास इंग्लैंड से आया, 12 से 13 साल का लड़का होगा वो बच्चा, और वहां पे किसी अकेडमी में वो खेलता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था मुझसे मिलने। आप यकीन करें कि उस बच्चे ने मुझे हैरान कर दिया था कि 12-13 साल का बच्चा जो है वो नेशनल लेवल की बातें कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है, क्या फिटनेस लेवल, क्या खाना, क्या पीना, क्या ट्रेनिंग। तो आई मीन कि ये सारी चीजें हम नीचे लेवल पे सिखाते हैं, समझाते हैं बच्चों को। तो असल चीज है नीचे लेवल पे काम करने की जरूरत है हमें। सही, एब्सोल्युटली। अच्छा, रमशा ने भी अपना ट्वीट किया है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो बस ये कहती हैं PSL इज़ नॉट द सेम फॉर अस, वी आर गोइंग टू मिस यू। ओके, अच्छा, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो खैर लाला ने बता दिया कि वो सब टीमों को सपोर्ट न्यूट्रल रह के जो है वो PSL को सपोर्ट कर रहे हैं लाला। सब तो ये देखिए, जब वो टीमों के लिए खेलते थे उस वक्त भी सबको सपोर्ट करते थे। लेकिन वैसे ये तो खैर फैक्ट है लाला, PSL हमारा एक नेशनल मिशन था। वैसे इसका जो बिगर पर्पस था वो पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी जो है वो करना था। और वाकई मुझे याद है कि जब पहला फाइनल यहाँ पर हुआ था तो उस वक्त काफ़ी कुछ कहा गया था कि बहुत ही कच्चे खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही वीक प्लेयर्स आए, लेकिन बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था और बहुत क्रेडिट। व्हाट एन इमोशनल मोमेंट इट वाज फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, बिल्कुल इस चीज का जो है ना पूरा क्रेडिट जाता है जी नजम सेठी साहब का जो इनिशिएटिव है बहुत जबरदस्त रहा है। राइट,
एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लाला, जब आप इंटरिम चीफ सिलेक्टर बने तो बहुत सारे लोगों ने ये खदशा जाहिर किया कि शायद अब आपको मजा आएगा इस पोस्ट पे, तो आप जो है परमानेंटली जो है वो इस पोस्ट पे रहेंगे। मगर नोइंग यू, हमें ये था कि अगर तो आपको मजा आया तो इस पोस्ट पे नहीं, मगर एज जूनियर चीफ सिलेक्टर मे बी यू वुड लव टू डू द जॉब और नॉट, ऐसा कभी कोई मौका आएगा तो वुड यू बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सवेरे जिस तरह आपने कहा कि वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत बड़ी जॉब है और ये 24/7 वाला काम है। ये आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सिर्फ आधा आधा टाइम दे रहे हैं, ये पूरा टाइम लेती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हमेशा से मैंने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है नीचे लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे। तो आई मीन कि कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी जिसको मैं आराम से कर सकूं, और ताकि क्योंकि फाउंडेशन चला रहा हूँ या दूसरे काम चल रहे हैं मेरे, तो उनको भी साथ लेके चलूं। कुछ इस तरह का एक प्लान था, वो मैंने डिस्कस किया है। शकील शेख साहब ने पूछा था तो मैंने उनको बताया, इवन के नजम सिद्दीकी साहब ने जब पूछा तब मैंने उनको बताया था। तो अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं। तो लाला, ये जो आपसे हमेशा हम सुनते हैं और बड़ी बड़ी अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को कि आप नीचे के लेवल पे काम, बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, वो जो बिल्कुल बडिंग एज होती है वहाँ पे, तो ये जो आपने प्लान इनसे शकील साहब से और सेठी साहब से डिस्कस किया, कुछ उसकी डिटेल्स भी कुछ तो हैं क्या, या बस कि भाई मैं इनके साथ काम करना है, बट ये आपके जहन में कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है, किस स्टेज से गुजारना है, हाउ विल दैट एंटायर थिंग गो? और हम ये कितनी जूनियर लेवल पे बात करें, कि हम स्कूलिंग एज पे, अंडर 13, अंडर 16 या अंडर 19, किस स्टेज पे बात कर रहे हैं? सवेरे अंडर 19 की बात करता हूं मैं हमेशा, क्योंकि देखिए अंडर 19 के जो बच्चे हैं, जब आप पाकिस्तान अंडर 19 कराते हैं तो उसमें से टैलेंट बाहर आता है, प्रॉपर प्लेयर्स को चांस देता है। और अंडर 19 की टीम, उसके टूर्स होते हैं, क्रिकेट अकेडमीज बिजी होती है। जो कराची के बच्चे होते हैं वो कराची की अकेडमी, केपीके की अकेडमी, पंजाब आपका एनसीए हो गया, तो ये वो अकेडमीज बनी किस लिए हैं? इसके अंदर तो ये तो स्कूल की तरह होना चाहिए कि रोज बिजी हो, रोज बच्चे यहाँ पे आके अपनी स्किल्स डेवलप करें, इनकी ग्रूमिंग हो, उनको एक्सपोजर मिले, डिफरेंट किस्म के आपके स्टार्स जो है, नेशनल स्टार्स, हमारे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो आके इन बच्चों को लेक्चर दें, इनसे बात करें, उनकी क्लासेस होनी चाहिए उन बच्चों की, उनको अच्छी ग्रूमिंग मिले, अच्छा माहौल मिले, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, ये तो ग्रास रूट लेवल पे, ये जूनियर लेवल पे ये काम जरूर होना चाहिए। मगर कल लाला हमारे कोरेस्पॉन्डेंट की साद अली से बात हुई, एक चीज़ जो हम जिस पे और सफ़र कर रहे हैं वो है कि हमारे पास डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्मर्स हैं, मगर परफॉर्मर्स होने के बावजूद जो टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। सो यस, यूएसए क्रिकेट इज पिकिंग देम अप। समी असलम को हम ऑलरेडी जो है वो यूएसए क्रिकेट जा चुके हैं, साद अली ने भी पिछले 1.5 साल जो है वो जा सके, मतलब उनकी फर्स्ट क्लास की बात कर लूँ, मैं लिस्टे की बात कर लूँ, 44 की एवरेज उनकी रही, बट वो पाकिस्तान से जो है वो नहीं खेल पाए, एक टूर पे भी साथ घूम कर आ गए वापस। आपको लगता है ये एक और हमारा मसला है जो कि आगे जाके हमें हॉन्ट करेगा, हमारा टैलेंट जो है वो ड्रेन आउट हो रहा है? सवेरा, यही वो चीज़ें हैं। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनना ये नहीं है कि जो लड़के आपके सामने हैं बस उन्हीं को सिलेक्ट करना है, उन्हीं को खिलाना है। असल चीज़ मैं जो हमेशा से कहते हुए आया हूँ, जब तक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और प्लेयर्स की कम्युनिकेशन आपस में नहीं होंगी, ये मसले होते हैं। अगर मैंने किसी को रेस्ट कराया या किसी को खिलाया भी है तो उनसे मैंने डायरेक्ट बात की है, उन्हें वजूहात बताई है, उन्हें टाइम बताया है कि आप डोमेस्टिक में जाके खेलो और परफॉर्म करो, आप दोबारा आ सकते हो टीम में। तो ये वो कम्युनिकेशन है कि बिटवीन सिलेक्शन कमेटी एंड प्लेयर्स के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को एटलीस्ट 40 से 50 लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, या सेम साल या 2-3 साल पुराने जो करते हुए हैं, उन सब के साथ उसकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल जॉब भी है और 24/7 वाली जॉब है। ये वो सारी चीजें हैं जो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देती है। जो आता है टीम में वजूहात होती हैं, जो नहीं आता ड्रॉप होते हैं, उनको वजूहात बताई जाती है कि आप इन चीजों को जाके इम्प्रूव करो, आप अच्छे प्लेयर हो, आप अगर इम्प्रूव करके आते हैं आपको हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे, ताकि उस लड़के का मुराल गिरे ना, वो लड़का अपनी मेहनत करता रहे। ये ना हो कि अमेरिका चला जाए और इंग्लैंड चला जाए, ये चीजें ना हो। नहीं, मुझे तो इस वक्त जो मैं कल साद अली का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, बिकॉज ज़ाहिर है ही वाज अ वेरी हाईली रेटेड टैलेंट जब वो खेल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। आई थिंक 45-46 की एवरेज, लिस्ट ए क्रिकेट में भी वो मुसलसल रन स्कोर कर रहा था। मुझे तो इस वक्त एक और बेचारा टीम में इस तरह लाला नज़र आ रहा है, वो है कामरान गुलाम। और आप ये देखिए कि वो कितने सालों से वो बंदा परफॉर्म किए जा रहा है, आप स्क्वाड में भी लेकर जाते हैं, मैच नहीं खिलाते, और मुझे तो बस यही डर लग रहा है कि बेचारे को आने वाले चंद दिनों में ड्रॉप भी ना कर दिया जाए इस चक्कर में। सो हर वक्त कभी ना कभी स्क्वाड में इस तरह के
प्लेयर्स होते हैं, फिर एंड में क्या होता है कि जी फिर वो 34-35 साल के होते हैं, फिर हम उन्हें ट्रिब्यूट मैच देने के लिए एक टेस्ट मैच जो है वो खिला देते हैं। अब ताबिश अगर अपने टाइम पे शायद डेब्यू कर लेता तो बहुत बड़ा असासा हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और आपने भी क्रिकेट खेली है उनके साथ, आई एम श्योर लाला। सॉरी, किसकी बात कर रहे थे? गुलाम हुसैन की? नहीं, मैं ताबिश खान की बात कर रहा हूं जी। ताबिश वगैरह बिल्कुल खेली हुई है, काफी क्रिकेट खेली है उसने, उसको मेरे ख्याल में चांस भी मिला था। लेकिन वही वाली बात है कि आप ऐसे फ्लैट विकेट पे एक लड़के को चांस देते थे कि पिच के अंदर कुछ होता नहीं है, और डोमेस्टिक सीरीजन टोटली वो डिफरेंट पिचेस पे खेला हुआ होता है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो वो चीजें जो हम फेस कर रहे होते हैं। देखिए आपने जो बात की है गुलाम अली, कामरान गुलाम, देखिए आपके पास नंबर 3, आपका नंबर 3 नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर 4 नंबर चेंज नहीं होगा। बैटिंग जो आपकी वनडे की स्क्वाड टीम है, तो ये वो नंबर है कि ये इन नंबर, या तो नंबरों को चेंज करना पड़ेगा, या आपको मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं आपके पास फिर 5वां और 6वां नंबर ही बनता है। तो ये 2 नंबर तो आपके जब तक चेंज नहीं होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी नए प्लेयर को इस तरह चांस मिल जाएगा। बिल्कुल, वो फिक्स हुए हुए नंबर, और जाहिर सी बात है उस नंबर पे जो भी प्लेयर खेल रहा है वो डोमेस्टिक में फिर सोचे कि वो डोमेस्टिक में ही उतना टाइम रहेगा। बट ये हुआ पास्ट में भी बहुत दफा हुआ, मतलब मिसबा उल हक ने लेट डेब्यू किया क्योंकि हमारे पास मोहम्मद यूसुफ थे, इंजमाम थे उस जगह पे, तो मिसबा को जरा टाइम लगा उस जगह पे आते आते। बट एक चीज आस्क लाला पे एक और, हसन जमील साहब एक चीज पूछ रहे, लाला इस चीज को क्या इस तरह हैंडल किया जा सकता है, जो इनका सवाल भी है, आर वी गोइंग टू गो फॉर डिफरेंट टीम्स फॉर ईच फॉर्मेट? अगर हम फॉर्मेट वाइज टीम्स डिवाइड कर लें, आपको लगता है ये जो हम इतना टैलेंट जाया होने की बात करते हैं वो हम अवेल कर सकेंगे? सवेरा कितना फर्क होता यह है कि टेस्ट में से, टेस्ट की टीम और वनडे की टीम में ज्यादा से ज्यादा 3 चेंजेस होंगी, ज्यादा कर लेंगे तो 4 में से 3 चेंजेस होती है। इसी तरह वनडे और T20 के अंदर 2, ज्यादा से ज्यादा 3 चेंजेस। तो यही वो चेंजेस हैं जो करने की जरूरत भी है, हकीकत में जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल लाला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। आज बड़ी तफसील से आप साथ एक बार फिर से गुफ्तगू हुई, और आस्क लाला भी हमने बड़े दिनों बाद, तो बल्कि भूल ही गए थे आस्क लाला हम क्या करते थे। लेकिन बहरहाल जैसे कि लाला ने बताया, इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे साथ बहुत रेगुलरली अवेलेबल होंगे और बड़ा मज़ेदार होगा बहुत जल्द। लेकिन रिमेंबर देयर स्टिल सम टाइम, ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स बिफोर PSL किक्स ऑफ। बिल्कुल, और PSL से पहले वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट के बाकी और स्पोर्ट्स पे भी हम नजर डाल सके, सो दैट जब PSL आएगा सो वील बी इनग्रोस्ड विद क्रिकेट, तो हम क्रिकेट के अलावा फिर कोई और बात करना मुश्किल हो जाएगा। सो यस, वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट के हॉकी के बारे में भी बात करें, पाकिस्तान फुटबॉल, जिस तरह कल आपने मारिया का इंटरव्यू, मारिया खान दी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम, उनका देखा, तो हम बिल्कुल जी उनके हवाले से भी बात करेंगे। एंड वक्त यहाँ पे अब गेम सेट मैच का खत्म हो गया। आप लोग रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।